दो बच्चे हमेशा की तरह अपनी दादी की कहानी सुनने के लिए अपने घर के आंगन में बैठी दादी से कहानी सुनने के लिए आते हैं। दादी, दादी, हम आ गए, हमें कहानी सुनाओ ना। दादी, इससे पहले पापा बुला कर ले जाए, आप हमें कहानी सुनाइए ना। हाँ बताओ बेटा, आज किस बारे में कहानी सुननी है तुम दोनों को? दादी, हमने पिताजी को कांगन जंगल के बारे में बात करते हुए सुना है। अच्छा, बताओ क्या सुना है तुम दोनों ने? यही दादी कि कांगन जंगल में किसी का साया है जो उस जंगल की लाल चंदन की रक्षा करता है। जो कोई वहाँ शाम 6 बजे के बाद जाता है या फिर लाल चंदन की चोरी करने की कोशिश करता है, उसे वो साया मौत के घाट उतार देता है। दादी प्लीज हमें बताइए ना उस साये के बारे में, और वो कांगन के जंगलों की रक्षा क्यों कर रहा है। मैं बताती हूँ बेटा, वो साया एक औरत का है। जैसे ही दादी उन बच्चों को कहानी सुनाने वाली होती है, वैसे ही उन बच्चों के पिताजी, जो कांगन गांव के पुलिस हेड थे, वहां पर आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों जाओ अंदर जाओ, स्कूल से आते नहीं कि कहानी सुनने बैठ जाते हो। जाओ अंदर जाओ, बाकी कहानी कभी और सुनना। पापा, दादी हमें कांगन जंगल की कहानी सुनाने वाली थी। कहा ना जाओ अंदर, कोई कहानी नहीं सुननी है। दोनों बच्चे निराश होकर घर के अंदर चले जाते हैं। माँ आप कौन सी कहानी बच्चों को बताने वाली थी? वही भूत वगैरह की कहानी? ये कांगन जंगल की कहानी बच्चों को मत सुनाया कीजिए, इन पर बुरा असर पड़ सकता है। आज नहीं तो कल इन्हें ये कहानी जाननी ही होगी, उसके बारे में जिसने ये लाल चंदन की चोरी को कांगन जंगल से रोक कर रखा है। माँ जाइए, अंदर जाकर बैठ जाइए, हमेशा आंगन में ही बैठी रहती हैं। जाइए अंदर जाकर खाना भी खा लीजिएगा। और माँ प्लीज बच्चों को ये कहानी मत सुनाइएगा। भंवर अपनी माताजी से इतना कहकर कांगन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर सब इंस्पेक्टर रवीना भंवर का इंतजार कर रही थी। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई और बाकी है चंदन की तस्करी के मामले में जो अभी तक पकड़ा नहीं गया हो? सर, सिर्फ अमरिंदर सिंह एक अकेला गैंगस्टर है जो चंदन की चोरी इस वक्त कर पा रहा है। ग्रेट, बस अब वो अमरिंदर बाकी है। वो भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया से आया है यहाँ पर। जल्द ही वो भी पकड़ा जाएगा, फिर इस जंगल से कभी कोई लाल चंदन चुराने की बात नहीं करेगा। भंवर और उसके पुलिस फोर्स ने लाल चंदन की चोरी को करीब करीब बंद ही कर दिया था। ऐसा कोई नहीं था जो चंदन की चोरी के बारे में अब सोच भी सकता था, एक इंसान को छोड़कर जो बचपन से कांगन गांव में ही रहता था। जल्द ही वो पुलिस वालों के नाक में दम करने वाला था। उस बंदे का नाम था पुष्पा। ऐसा कब तक चलेगा यार? हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में हम कंगाल हो जाएंगे। शांत रह नागेश। और मुझे एक बात बता कि अगर इन सब का धंधा बंद है तो ये अमरिंदर लाल चंदन की स्मगलिंग कर कैसे रहा है? कोई तो है पुलिस में जिसने इसे बचा कर रखा है। वो लालकनी और सुबगामी जंगल से चंदन चोरी करके मार्केट में बेच रहा है। पूरा मार्केट उसके हाथों में जाता जा रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे पास एक मस्त प्लान है नागेश। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम जाएंगे कांगन जंगल में। पूरा कांगन जंगल लाल चंदन से भरा हुआ है और चेन्नई में लोग माल खरीदने के लिए रुके हुए हैं, समझा क्या? पुष्पा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वहां पर कितना खतरा है? वहां पर एक साया है जो उस वन की रक्षा करती है, इसीलिए जो कोई भी वहां पर जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैं तो जाऊंगा। जब इतना लाल चंदन अपने खुद के जंगल में है तो फिर हम दूसरे जंगलों में क्यों जाएं? आज ही जाऊंगा, आज की रात को ही। और तू भी साथ में आएगा, समझा? वैन लेकर आना और बाहर खड़े रहना। जंगल में जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि वहां कोई साया है या नहीं, समझा? पुष्पा सोच लेता है कि वो आज रात कांगन के भयानक जंगल में जाएगा जो लाल चंदन से भरा हुआ है, ये जानते हुए भी कि उस जंगल में बुरे इरादे से जाने वाला इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। और दूसरी ओर भंवर पुलिस स्टेशन में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है। तभी उसके डेस्क पर
रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है। भंवर फोन उठाता है। हेलो, कांगन पुलिस स्टेशन। आज रात 12 बजे तुम्हारे गांव का लाल चंदन सिंडिकेट मेंबर पुष्पा कांगन जंगल में लाल चंदन की चोरी करने के इरादे से जाने वाला है। क्या? कौन हो तुम? हेलो हेलो। इतना कहकर सामने से फोन कट जाता है। भंवर थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और रवीना को आवाज लगाता है। रवीना, रवीना। रवीना भंवर के डेस्क तक आती है। यस सर, बोलिए। घर पर कॉल करके कह दो कि आज रात तुम घर नहीं आओगी। आज रात हम कांगन जंगल के रास्ते पर पुष्पा का इंतजार करेंगे। उसकी चार्जशीट तैयार करो और गाड़ी में रख दो। उसे हम आज रात ही गिरफ्तार करेंगे। मगर सर, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ना होने के कारण हम उसे छोड़ तो नहीं सकते ना। रवीना, आज उसका खेल तमाम कर देंगे। उससे बड़ा लाल चंदन का स्मगलर कहीं नहीं है। उसे मार दिया ना तो मार्केट में कोई नहीं बचेगा। पुष्पा और नागेश गाड़ी लेकर कांगन के जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा था। नागेश गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं पुष्पा का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। पुष्पा और नागेश को जरा भी भनक नहीं थी कि जब से वो लोग कांगन जंगल के लिए निकले थे तब से उनका पीछा एक गाड़ी कर रही है। तभी पुष्पा फ्रंट मिरर में गाड़ी को देख लेता है और नागेश से कहता है, इतनी क्यों फट रही है तेरी? फटेगी ही ना, एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहां पर लोगों की मौत हो जाती है। सुन, डर मत, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। एक गाड़ी है जो बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। किसी ने तो अपनी टिप दी है इन लोगों को। नागेश ये सुनकर बहुत डर जाता है और गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है और पीछे से जो गाड़ी आती है उसमें भंवर और रवीना बैठे थे। सर, लगता है इन्हें पता चल गया है कि हम इनका पीछा कर रहे थे। भंवर अपनी गाड़ी तेजी से पुष्पा के पीछे लगा लेता है। पूरा रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था। बस थोड़ी ही दूरी पर कांगन जंगल था जहां पर जाना मना था। नागेश भंवर की गाड़ी को पीछा करते हुए देखता है। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। अबे डर मत, तू चलाता रहे गाड़ी, करने दे इन्हें पीछा। अब जब जंगल आएगा तो रुकना मत, सीधा अंदर ठोक देना। ये फट्टू लोग डर के मारे जंगल में घुसेंगे ही नहीं। भंवर गाड़ी और तेज कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था, डेंजर अहेड, नो एंट्री। पुष्पा नागेश से कहता है, चल चलते हैं उस साई के पास, ठोक दे चल। मर गए रे पुष्पा। नागेश कांगन के जंगल में घुस जाता है और भंवर अपनी गाड़ी को तेजी से ब्रेक लगा देता है और देखता है कि पुष्पा कांगन के जंगल में घुस चुका है। ये पुष्पा तो खुद ही अपनी मौत के मुंह में चला गया। जो भी इस जंगल में रात के समय जाता है वो कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। ये पुष्पा खुद को बहुत बड़ा मानता था ना। इसे तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ किसी की आत्मा है जो इस जंगल की रक्षा कर रही है। सर, किसी की आत्मा इस जंगल की रक्षा कर रही है। पर्वतम्मा की। भंवर अपनी गाड़ी मोड़कर वापस चला जाता है और दूसरी ओर नागेश और पुष्पा की गाड़ी कांगन के जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है। नागेश, नागेश! पुष्पा गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल में इर्द गिर्द देखने लगता है। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाकर वो जंगल के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे बड़े बड़े लाल चंदन के पेड़ नजर आने लगते हैं। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तभी उसके पीछे से कोई साया गुजरा और पुष्पा पीछे मुड़ता है। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तेरे को क्या लगा तू अकेला यहाँ का चंदन चुराएगा और मैं हाथ पे हाथ धरे देखता रहूंगा? पुष्पा के पीछे से फिर से कोई साया गुजरता है। इस बार पुष्पा पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो धीरे धीरे पीछे जाता है और जैसे ही अपना हाथ लाल चंदन पर टिकाता है वैसे ही एक तेज रोशनी के साथ पर्वतम्मा की आत्मा वहां पर प्रकट हो जाती है। पुष्पा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है।
पर्वतम्मा उसे अपने हाथ से उठा लेती है। पुष्पा डरा होता है, मगर अपने डर को निगलकर वो पर्वतम्मा की आत्मा से कहता है, पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा, मुझे देखकर फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं। आखिर पर्वतम्मा कौन है? उनकी आत्मा कांगन जंगल की रक्षा क्यों कर रही है? भंवर को जिसका कॉल आया था वो किसका था? क्या पुष्पा पर्वतम्मा की आत्मा से बच पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए पुष्पा के अगले भाग का। रात का समय था और लाल चंदन के जंगल में अनीशा और मयंक चोरी कर रहे थे। अरे जल्दी ये लाल चंदन को टेम्पो में डाल। इतना स्लो स्लो क्यों कर रहा है? अगर तू जल्दी से कर सकती है तो तू ही कर लेना, तू ही उठा ले। एक तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, ऊपर से तुम्हारे नखरे भी सुनूं मैं। मयंक लाल चंदन को टेम्पो में डाल रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई उनके पास भागा चला आ रहा हो। ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ भाग कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और थोड़ी देर भी रुकना चाहिए। चलो मयंक, टेम्पो में बैठो। भाग कर जाओगे कहाँ? मेरे होते हुए लाल चंदन ले जाओगे कहाँ? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा नाम सुनकर अनीशा और मयंक वहीं सुन्न रह गए। पुष्पा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हमें लगा कि ये बात सिर्फ अफवाह है कि आप इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, मगर ये सच है। हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। पुष्पा के दोनों हाथों में लाल चंदन के सिकल आ जाते हैं। इन लाल चंदन के पेड़ों में मेरा खून है और इन्हें तुम सभी का खून चखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। पुष्पा उनके शरीर से उनका मांस निकालकर उन्हें लाल चंदन के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह होती है। गांव वाले जब जंगल में आकर उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की वैन भी आ जाती है। इंस्पेक्टर शुक्ला और पराग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे यार, जब से ट्रांसफर हुआ है ये तीसरा मर्डर केस। जो भी है, लेकिन ये बहुत भयानक तरीके से लोगों को मारता है। जितनी भी लाशें अभी तक मिली हैं सभी को इसी तरीके से मारा गया है। पराग, जंगल के अंदर एक बार जाकर देखना होगा हमें। चलिए अब जाकर जंगल में तो देखना ही होगा। शुक्ला और पराग दोनों ही जंगल में तलाशी के लिए जाते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते दोपहर हो जाती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्यों आए हो यहाँ? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? शुक्ला और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर एक तांत्रिका एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जी, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगल के अंदर मुझे कोई तांत्रिका मिलेगी। क्या चाहते हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? लाल चंदन के इस जंगल में कई सारी लाशें बरामद हुई हैं। उन्हीं के केस के लिए हम जंगल में जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें सुराग मिल जाए। ये सब उस पुष्पा का किया धरा है। पुष्पा ही है जो लोगों को इस जंगल में मार रहा है। पुष्पा? मगर वो तो मर चुका है ना, ये कैसे मुमकिन है? मर तो वो चुका है, मगर उसकी आत्मा आज भी इस लाल चंदन के जंगल में भटक रही है। आखिर उस पुष्पा के साथ हुआ क्या था जो वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया था? तांत्रिका जी, हमें पूरी बात बताइए। पुष्पा और उसकी दोस्त मीना लाल चंदन की स्मगलिंग किया करते थे। हमें जल्द से जल्द इन लाल चंदन के पेड़ों को काट कर डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो हमारा पैसा नहीं मिलने वाला। थोड़ा शांत हो जाओ मीना, धीरे धीरे करके इन पेड़ों को काटना होगा, नहीं तो सरकार की नजर में आ जाएंगे और धंधा बंद हो जाएगा। हमारे साथ कोई क्या ही करेगा। चलो यार, काटो, जितने पेड़ काट सकते हो काट लेते हैं। एक बार बोला ना मैंने नहीं। यहाँ डिसीजन मैं लेता हूँ। पुष्पा, तुम नहीं, तो जो मैं कहता हूँ वही होगा। वो एक दिन था
जब उनकी दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पुष्पा अपने धंधे में बहुत अच्छा था। सारे फैसले पुष्पा ही लिया करता था। हर जगह पुष्पा का ही नाम छाया था और ये बात कई सारे बाहुबलियों को अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही एक रात को जब पुष्पा और मीना लाल चंदन को जंगल से ले जा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ गए। क्या हुआ, मारने आए हो मुझे? तो रुक क्यों गए? आ जाओ। पुष्पा पर एक साथ वो लोग हमला करते हैं, मगर पुष्पा को हरा नहीं पाते हैं। मुझे मारना आसान समझा क्या? किसी को छोड़ेगा नहीं साला। मीना पुष्पा के पीछे खड़ी थी। मीना ने अपना खंजर निकाला और सीधा जाकर पुष्पा की पीठ पर मार दिया। मीना, क्यों? ये लोग नहीं मार सकते, मगर मैं तो मार सकती हूँ। इन लोगों को मैंने ही यहाँ बुलाया है। क्या कह रहा था? सारा डिसीजन मैं ही लेता हूँ। अब लेते रहना डिसीजन। अब तेरा साम्राज्य मेरा है, मीना का। पुष्पा जमीन पर गिर जाता है और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। पुष्पा का अधमरा शरीर सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां ही हिला पा रहा था। तभी लाल चंदन के पेड़ से एक सांप नीचे उतरने लगा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था। तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है। अब ये शरीर मेरा हुआ। सांप उसके शरीर में चली जाती है और पुष्पा एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और दूसरी ओर मीना और उसके साथी खुशी से लाल चंदन उठाकर जंगल से बाहर जा रहे थे। तुम लोग मिलकर एक इंसान को नहीं मार पाए। आखिर वो काम भी मुझे ही करना पड़ा। मीना जी, आपको अपने सामने कोई दिखाई दे रहा है? पुष्पा उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पुष्पा, तुम कैसे? मरने का दुख नहीं हुआ मुझे, जितना दुख मुझे इस बात से हुआ कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, बचपन से साथ में रखा, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब तुम लोगों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सब हमें इस मीना ने करने के लिए कहा था। पुष्पा के हाथों में लाल चंदन के दरांदी आ जाते हैं और पुष्पा उस आदमी की दोनों आंखों में उस दरांदी को घुसा देता है। पुष्पा, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना पुष्पा। दोस्त? मुझे मारने के बाद तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? तुम्हारा भी खात्मा होगा। पुष्पा वहां सबको मार देता है। उनके शरीर का मांस निकालकर उन्हें पेड़ पर टांग देता है और तब से वो इस लाल चंदन के जंगल में रह रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे मार सकते हैं? उसे हम मार भी सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं। उसके अंदर एक शैतानी सांप छुपा हुआ है। उसे उस पुष्पा के शरीर से बाहर लाना होगा। उसे हम बाहर कैसे लेकर आए? उसे बाहर लाने के लिए तुम लोगों को चंदन की लकड़ी जमा करके उसका एक घेरा बनाना होगा। जैसे ही पुष्पा उस घेरे के अंदर आ जाएगा, उन लकड़ियों को जला देना। और दूसरी योजना ये है कि तुम उसे कैद कर दो कि वो हिल भी ना पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम संभाल लेंगे। शुक्ला और पराग वहां से निकल जाते हैं। और अगली रात फिर जंगल में लौट कर आते हैं। पुष्पा बाहर आता है। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। पुष्पा, मेरी बात सुनो। लोगों को मारना बंद कर दो। और वैसे भी यहाँ के लाल चंदन का राजा तो तुम ही हो ना। बातें मत करो। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन था। मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। शुक्ला और पराग वहां से भागने लगते हैं।
कहाँ भागोगे? इस जंगल का राजा मैं हूँ। पुष्पा उनका पीछा करने लगता है। शुक्ला और पराग एक जगह आकर रुक जाते हैं। अब कहाँ भागोगे तुम दोनों? हमारी छोड़ो, अब तुम कैसे भागोगे वो सोचो। अपने चारों ओर देखो, तुम लाल चंदन की लकड़ियों के घेरे में हो जिसे हमने तेल में डुबाया है। पराग, जल्दी आग लगाओ। पराग उन लकड़ियों पर आग लगा देता है और पुष्पा तड़पने लगता है। उस सांप का सर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। तभी पराग के हाथों पर खून की बूंदें टपकने लगी। पराग ऊपर पेड़ की ओर देखता है और पाता है कि वहां तांत्रिका का सर कटकर लटका हुआ है। शुक्ला सर, ऊपर देखिए। जैसे ही शुक्ला ऊपर देखता है, पुष्पा उस घेरे से बाहर आकर पराग के गले को अपने लाल चंदन के सीकल से काट देता है। पराग! शुक्ला वहां से भागकर एक लाल चंदन को काटने वाली फैक्ट्री में चला जाता है और फिर वहां पर पुष्पा भी आ जाता है। अब कहां भागोगे तुम? पीछे दीवार है और सामने मैं। तुम्हें क्या लगा वो तांत्रिका तुम्हारी मदद करेगी? कुछ काम नहीं आएगा। गलत किया तुमने पुष्पा, गलत किया। मेरे दोस्त पराग को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। शुक्ला फैक्ट्री में लगे एक स्विच को दबाता है और अचानक से उस जगह एक गड्ढा हो जाता है और पुष्पा उसमें गिर जाता है और कई सारी लाल चंदन की लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके बाद शुक्ला हाथ में लाइटर लिए पुष्पा को आवाज लगाता है। मैंने और पराग ने मिलकर प्लान ए और प्लान बी बनाया था। अगर एक काम ना करे तो दूसरा तो करेगा ही। माना पुष्पा, तुम मर नहीं सकते, मगर तुम कैद तो हो सकते हो। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल मैं यहाँ रहूंगा, कभी तो बाहर आऊंगा। मैं तब तुम्हारे चौखट पर दस्तक दूंगा। शुक्ला, आ जाना, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इस बार मैं तुम्हें कैद कर रहा हूं। अगली बार अगर तुम मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्ला लाइटर जलाकर उस गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देता है और उस फैक्ट्री को भी शुक्ला आग लगा देता है। शुक्ला अगली सुबह जंगल में जाकर पराग और तांत्रिका के शवों का अंतिम संस्कार करता है।